नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिटेड ट्रेड का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लिखने जाओ, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों नीमी को हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आईटीआई के लिए नीमी बुक को स्टैंडर्ड माना गया है और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नीमी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि हीट ट्रीटमेंट क्या है और हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला लाइन है, जो स्टील का प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, जैसे मान लीजिए स्टील का हार्ड होना, नरम होना, ब्रिटल होना, टफ होना, ये क्या है, ये स्टील का गुण होता है। तो प्रॉपर्टीज को चेंज हम लोग कर सकते हैं या तो कॉम्पोजिशन को चेंज करके या फिर स्ट्रक्चर को चेंज करके। कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है, जैसे उसमें हम लोग क्रोमियम ऐड करेंगे, ठीक है, निकेल ऐड करेंगे जो जंग से बचाता है, तो इस तरह से हम लोग ऐड करके उसके गुण को चेंज कर सकते हैं। या फिर जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर को चेंज करके। स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, जैसे फेराइट होता है, ऑस्टेनाइट होता है, मार्टेनसाइट होता है। अगर स्टील हार्ड होता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, सॉफ्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या चेंज करते हैं, जिसमें हम लोग स्टील का स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और जिसके कारण क्या होता है, स्टील के प्रॉपर्टीज में चेंजेज आता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज करते हैं, तो देखिए जब भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टील को क्या करते हैं, स्टील को गर्म करते हैं, फिर एक रिक्वायर्ड रेट पर, यानी कभी हम लोग काफ़ी फास्ट भी ठंडा करते हैं, कभी हम लोग को स्लो भी हमें ठंडा करना पड़ता है। तो ये जिस तरह का हमें प्रॉपर्टी चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग ठंडा करते हैं। तो जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आता है और स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले हमें स्टील को ब्रेक करना होगा। मान लीजिए कोई एक स्टील का एक हम लोग प्लेट लेंगे, इस तरह से प्लेट है, तो इसका स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें इसको तोड़ना होगा और माइक्रोस्कोप का यूज करके देखना होगा, तभी हमें इस तरह से क्या होगा, इस तरह से इसका जो ग्रेन साइज होगा ये हमें देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप का यूज करके। क्लियर। तो और इसमें यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, स्टील किसका बना होता है, स्टील एलॉय होता है आयरन और कार्बन का, और जिसमें कार्बन का मात्रा 1.7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीमी के अकॉर्डिंग है, कार्बन का मात्रा 1.7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हम जानेंगे फेराइट। फेराइट क्या है, स्टील का स्ट्रक्चर है। फेराइट जब पिग आयरन या फिर स्टील में 0% कार्बन होगा, ठीक है, यानी स्टील में अगर 0% कार्बन है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फेराइट स्ट्रक्चर होगा, जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। सॉफ्ट यानी नरम होता है, डक्टाइल कहने का मतलब क्या है, उसे हम लोग तार के रूप में बना सकते हैं। अगर कोई स्टील में अगर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, डक्टाइल है, तो उसे हम लोग तार के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट है सीमेंटाइट। सीमेंटाइट क्या होता है, सीमेंटाइट देखिए, सीमेंटाइट ये आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। दो अलग अलग एलिमेंट है, आयरन है और कार्बन है, ये दोनों का मिक्सचर होता है सीमेंटाइट, जिसे आयरन कार्बाइड या फिर सीमेंटाइट कहा जाता है। ये बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग इसके ऊपर इम्पैक्ट लोड डालेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट है पियरलाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, पियरलाइट स्ट्रक्चर या इसको बोला गया है यूटेक्टोइड या फिर पियरलाइट स्टील। तो पियरलाइट स्टील में क्या होता है, पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। तो पियरलाइट स्टील कहने का मतलब क्या है, जिस स्टील में अगर 0.84% कार्बन है, अगर कोई स्टील है उसमें 0.84% कार्बन है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा पियरलाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस स्टील को पियरलाइट स्टील कहा जाता है या फिर यूटेक्टोइड स्टील कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है किससे, फेराइट और सीमेंटाइट
ये दोनों से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टील में हाई स्ट्रेंथ कब होता है, तो स्टील में हाई स्ट्रेंथ तब होता है जब स्टील में कार्बन का मात्रा कितना होगा, 0.84% होगा। यानी यूटेक्टोइड स्टील या फिर पेरलाइट स्टील जो होता है इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 0.84% कार्बन होगा तो यूटेक्टोइड स्टील होगा या पेरलाइट स्टील होगा, और अगर 0.84% से ज़्यादा होगा तो उस स्टील को हम लोग क्या कहेंगे, उस स्टील को हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहेंगे, जिसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पेरलाइट और सीमेंटाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील जिसमें कार्बन का मात्रा 0.84% से कम होगा। ठीक है, उसे हम लोग हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कहेंगे, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, पेरलाइट और फेराइट होगा। अब हम लोग इसको डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारा, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड, जब हम लोग हीट करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इधर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर 0.84% कार्बन, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.84% कार्बन, तो इस स्टील को पेरलाइट स्टील कहा जाता है। 0.84% से कम, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये होगा हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। और 0.84% से 1.7% ये क्या होगा, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, तो 0.84 से कम रहेगा तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, फेराइट होगा, पेरलाइट होगा। 0.84% अगर कार्बन रहेगा तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, पेरलाइट होगा। और 0.84% से ज़्यादा होगा तो सीमेंटाइट और पेरलाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर इधर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है ये क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम लोग आगे समझेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। इस लाइन के बाद अगर आप देखेंगे, इस लाइन के बाद क्या हो रहा है, इस लाइन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या था, फेराइट पेरलाइट था, जो चेंज किस में हो गया है, फेराइट और ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया। देखिए फेराइट और ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया है। यानी 723 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, 723 डिग्री सेल्सियस के बाद ये ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस में, 723 डिग्री सेल्सियस में। और इसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, इसी टेम्परेचर को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद आपको जरूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, इस टेम्परेचर के बाद जो स्ट्रक्चर होता है पूरा पूरी किस में चेंज हो जाता है, पूरा पूरी ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट होता है उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर के बाद पूरा पूरी ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है, जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्लेन कार्बन स्टील होता है, प्लेन कार्बन स्टील कहने का मतलब क्या है, डेड माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इसी को प्लेन कार्बन स्टील कहा जाता है। तो प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, जो भी टाइप आ जाता है इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चाहे आपका लो कार्बन स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील हो, हाई कार्बन स्टील हो। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, 723 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद ऑस्टेनाइट में पूरा पूरी चेंज हो जाएगा। ये स्टील में जो कार्बन का मात्रा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। और एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 0.84% कार्बन है, तो इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप देखेंगे कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये भी आपको याद रखना है। जो पेरलाइट स्टील होता है या फिर यूटेक्टोइड स्टील होता है उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर देखिए जब हम लोग स्टील को गर्म करेंगे तब क्या होगा, जब हम लोग स्टील को गर्म करेंगे तो 723 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ऑस्टेनाइट में चेंज होने स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ये ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट होगा। ऑस्टेनाइट क्या होता है? ऑस्टेनाइट जो होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, इसमें मैग्नेट का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम लोग हॉट स्टील को, गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो जो इसका पहले का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पहले का जो ग्रेन साइज होगा उसमें ये वापस आ जाएगा और ये सॉफ्ट बन जाता है। अगर धीरे धीरे हम लोग ठंडा करेंगे किसी भी स्टील को तो स्टील क्या हो जाता है? सॉफ्ट बनता है और आसानी से उसके ऊपर हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं, वो मशीनेबल हो जाता है, यानी उसके ऊपर हम लोग कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। और अगर स्टील को हम लोग रैपिडली ठंडा करेंगे यानी फास्ट ठंडा करेंगे तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आ जाता है, ये आपको याद रखना है। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर अगर आ जाएगा उसमें तो क्या होगा? वो हार्ड बन जाता है और मैग्नेटिक बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? अगर उसके ऊपर हम लोग खरोच भी लगाएंगे तो क्या होगा? वो वहाँ से मटेरियल को रिमूव होने नहीं देगा, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टील में मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर कब आता है? जब हम लोग स्टील को काफ़ी फास्ट ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है? स्टील हार्ड बनता है। तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। अगर स्टील को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा? स्टील हमारा सॉफ्ट होगा, और अगर हम लोग फास्ट ठंडा करेंगे तो क्या होगा? स्टील हमारा हार्ड बनेगा। नेक्स्ट दिया गया है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड पर्पज। तो दोस्तों इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे यहाँ पर हार्डनिंग दिया गया, हार्डनिंग स्टील को हार्ड बनाने के लिए। टेम्परिंग, जब हम लोग हार्ड बनाते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है, तो ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। एनेलिंग, एनेलिंग स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए। नॉर्मलाइजिंग, जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर मान लीजिए हथौड़ा से चोट लगाते हैं तो उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको वापस पहले जैसा करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है हीटिंग एंड क्वेंचिंग स्टील फॉर हीट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आप लोगों को पता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं तो जिस टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट में ये चेंज होने स्टार्ट होता है उसी को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और ये कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्लेन कार्बन स्टील का यानी जो प्लेन कार्बन स्टील के अंतर्गत जो भी स्टील आता है सबका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में स्टील पूरे ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है, स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट में पूरा चेंज हो जाता है, उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टील में जो कार्बन का मात्रा होता है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट का स्टेज। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग ये पढ़े थे कि हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट में गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, लेकिन इसमें और एक चीज़ क्या है? सॉकिंग। देखिए सॉकिंग कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग मान लीजिए कोई हमारे पास एक स्टील है, इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस में हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम लोग कुछ देरी के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा? हीट पूरे जो इसका क्रॉस सेक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सॉकिंग कहा जाता है। यानी हीटिंग करना है, फिर सॉकिंग करना है, फिर क्वेंचिंग करना है, ठीक है। तो हीटिंग में इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हीटिंग में गर्म करना है, सॉकिंग समझ में आया। तो सॉकिंग में एक चीज़ आपको याद रखना है, सॉकिंग में देखिए अगर मान लीजिए कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील है, लो एलॉय स्टील, कार्बन स्टील या लो एलॉय स्टील है, और इस स्टील का अगर मान लीजिए प्लेट है जिसका थिकनेस 10 mm है, इसको अगर सॉकिंग करना है तो कितना समय देना है? तो 5 मिनट का समय हमें देना है। यानी अगर कार्बन स्टील या लो एलॉय स्टील है 10 mm थिकनेस का, इसको गर्म करेंगे तो सॉकिंग टाइम कितना देना है? 5 मिनट देना है। अगर हाई एलॉय स्टील है और 10 mm थिकनेस है तो 10 मिनट हमें क्या करना होगा? सॉकिंग टाइम देना होगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है प्री हीटिंग, यानी हीटिंग से पहले। प्री हीटिंग करने का मतलब हीटिंग से पहले, तो स्टील को हीट करने से पहले हमें स्लोली कितना टेम्परेचर में हीट करना है? 600 डिग्री सेल्सियस में हमें गर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब ठंडा करना। तो क्वेंचिंग में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेंचिंग मीडिया है, ब्राइन सॉल्यूशन है, वाटर है, ऑयल है, एयर है, तो इसका भी अलग अलग यूज है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का सबसे पहले हम जान लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड, पानी और नमक का घोल, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट ठंडा करता है,
सबसे फास्ट अगर हम लोग को काफ़ी जल्दी ठंडा करना है तो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये क्यों सबसे फास्ट ठंडा करता है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पानी है, पानी में हम लोग ठंडा करेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लीजिए स्टील हमारा 800 डिग्री सेल्सियस का है, गर्म करने के बाद इसको हम लोग इस पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी हमारा उबलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिससे ठंडा नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होता है, पानी नमक का जो घोल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जब हम लोग इसको पानी में ब्राइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये काफ़ी जल्दी उसे ठंडा कर देता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ब्राइन सॉल्यूशन सबसे फास्ट ठंडा करता है। और ब्राइन सॉल्यूशन में जो नमक रहता है, ये नमक और पानी का घोल होता है, इस नमक के कारण क्या होता है, स्केल फॉर्मेशन नहीं होता स्टील के ऊपर। स्केल क्या होता है, स्केल यानी जो हमारा स्टील होगा, स्टील में क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। ठीक है, एक लेयर बन जाता है या फिर दाग हम लोग कह सकते हैं। तो ये उस लेयर को बनने नहीं देता है या फिर उस दाग को बनने नहीं देता है, इसको स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट ठंडा कौन करता है, ब्राइन सॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारा पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे फास्ट ब्राइन सॉल्यूशन करता है और सबसे स्लो क्या करता है, एयर यानी हवा। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन का क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जिसके कारण ये जल्दी ठंडा करता है, और इसमें सॉल्ट कंटेंट होता है जिसके कारण ये स्केल का फॉर्मेशन होने नहीं देता है। क्लियर। नेक्स्ट है वाटर। अगर देखिए वाटर का यूज किया जाता है प्लेन कार्बन स्टील के लिए, ज़्यादातर प्लेन कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा स्टील होगा उसको हिलाना होगा, जिससे क्या होगा, कूलिंग रेट उसका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑयल का। तो जो भी हम लोग ऑयल का यूज करेंगे ये लो विस्कोसिटी का होना चाहिए। लो विस्कोसिटी कहने का मतलब क्या है, यानी ये जल्दी फ्लो करें। जैसे मान लीजिए पानी ले लेते हैं और कप सिरप आप लोग यूज किए होंगे। कप सिरप को अगर मान लीजिए हम लोग किसी सरफेस के ऊपर डालेंगे तो काफ़ी स्लो फ्लो होगा और पानी क्या होगा, जल्दी फ्लो होगा। तो जो कप सिरप होगा उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से हमें क्या करना, लो विस्कोसिटी का ऑयल का यूज करना है। ठीक है, और जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए और आग लगने का खतरा ना हो, उस तरह का हमें ऑयल का यूज करना है। ऑयल का यूज ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है, एलॉय स्टील में किया जाता है। तेल का यूज एलॉय स्टील के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसका कूलिंग रेट क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड ईयर। कोल्ड ईयर का यूज कहाँ पे किया जाता है, स्पेशल एलॉय स्टील के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारा चीज़ याद रखना, क्वेंचिंग मीडिया जितना भी है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हार्डनिंग जानेंगे, अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को जानेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप सही में मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।